कोविड की पुराण माला अब आरंभ होने जा रही है। 10 जून को 2021 में कोविड अपने आतंक को यूं ही नहीं समेट रहा है। धीरे 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 अजगर की तरह लीलता हुआ आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं शिकार को। वेरिएंट अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, यह तो बनाया हुआ वो दिव्यास्त्र है जिसकी नींव वुहान लैब के साथ साथ देश के विदेश के और इस पूरे विश्व के बड़े बड़े महारथियों की सोच थी, जो 2012 से चल रही थी, जिसके बाद मेरे जैसे जघन्य और इस दुनिया का विनाश करने के लिए जैविक हथियार के रूप में बनाया गया मैं वो संतति हूँ जिसे मिटाना आवश्यक है। पर कैसे होगा यह तो कोई नहीं बता सकता। चुनावी सरगर्मियों में भी आप विभिन्न प्रकार की स्वरूप यहाँ देखेंगे, लेकिन मेरे पूछे गए प्रश्नों का जवाब जब तक आप नहीं देंगे तब तक मैं इस चराचर में जीव जंतुओं के बीच व्याप्त रहूंगा। चाहे कोई निर्दोष कहे, चाहे कोई सदोष कहे, मैं तो खबर नवीस बनकर तुम्हें खबर सुनाता रहूंगा। अब तुम्हें किस खबर में कितना रुचि है वो तुम जानो, लेकिन मुझे खबर सुनाओ, खबर, अन्यथा मैं अपने सांसों से ऐसे कोविड के असर छोड़ूंगा जो पूरी पृथ्वी का विनाश करने में सक्षम होंगे। नमस्ते नहीं, आधी पृथ्वी अंधेरे में हो या आधी उजाले में, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो लो कोविड सुनो समाचार। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस का वजह का पता चल गया है। अभी इस वायरस से करोड़ों लोग संक्रमित हैं। ऐसे में सभी कोरोना वायरस को एक जगह पर जमा करके उसका वजन का पता करें तो जानते हो कितना होगा। इसका पता वैज्ञानिकों ने लगा लिया है। इतना ही नहीं, इससे आगे ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया में किस तरह की जैविक हथियार के हमला करने के लिए लोग रसायन या बैक्टीरिया का वायरस की जरूरत होगी। आगे की चर्चा में हम देखेंगे कि अमेरिका के शीर्ष मेडिकल सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने सर्वप्रथम भारत में मिले डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि अमेरिका में नए मामलों में 6% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। फाउची ने आगे बताया कि इंग्लैंड में B1.17 अल्फा वेरिएंट अधिक प्रभावी था, इसके बाद डेल्टा हावी हो गया। हम अमेरिका में ऐसा नहीं होने दे सकते। पर जांच से पता चल रहा है कि फाउची का कनेक्शन भी वुहान के कनेक्शन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इन्होंने जो अनुसंधान के लिए चीन को जो 6 लाख करोड़ अनुदान दिया था, उसके पीछे कारण क्या है ये सब जानने के लिए लोग ललायत हैं। इधर कांग्रेस की 3 पीढ़ियों से नाता बहुत सोच समझकर तोड़ा है। जतिन प्रसाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस के साथ मेरा 3 पीढ़ी का नाता है, इसलिए मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। मुझे लग रहा था कि मैं भले के लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ लोगों के, लेकिन बीजेपी ही अभी इकलौती ऐसी राजनीतिक दल बची है जहां इस प्रकार के जनहित के कार्य बिना तनाव के लिए जा सकते हैं, कांग्रेस में नहीं। यह तो बहुत हास्यास्पद बात है कि कांग्रेस की सत्ता में तो वो विगत 16 वर्षों से नहीं है। चलिए आगे देखें। यूपी के पूर्व सचिव अनूप चंद्रा भारत के नए होंगे चुनाव आयुक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे 1984 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। इसकी नियुक्ति के बाद पैनल में सदस्यों की संख्या फिर से 3 हो गई है। अब इस पैनल के 2 अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। आखिरी चुनाव को संपन्न कराने के बाद 24 नए जगह की पोस्टिंग हुई, तो 1984 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर अनूप चंद्र जैन को हमारी ओर से बधाई हो। अगले समाचार में कोविड हम आपको बताते हैं कि अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी से मुलाकात के बाद उन्होंने एक अच्छा आश्वासन ममता बनर्जी से लिया है। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक TMC आंदोलन में उनके साथ है। ममता ने बताया, एक और हम प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हैं, वहीं सरकार की वजह से राजनीतिक आपदा को भी ये पूरा देश झेल रहा है। अब दीदी और किसानों का संगम
किसान का ये यूनियन भारत सरकार की नाक में दम कर देगा और आने वाले चुनाव में इसके फिर से प्रतिकूल परिणाम सरकार को झेलने पड़ सकते हैं। इधर एक नया फरमान जारी हुआ है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी एवं उसके माता पिता परिवार के किसी भी आश्रित सदस्य के कोविड-19 के पॉजिटिव होने पर 15 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश SCL ले सकेंगे। वहीं स्पेशल कैजुअल लीव के 15 दिन खत्म होने के बाद अगर आश्रित माता पिता अस्पताल में भर्ती हैं तो उनके डिस्चार्ज होने तक छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। ऐसा केंद्र के लिए लागू हुआ है। हो सकता है अगले राज्य के कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष सुविधा के रूप में मिल जाए। इधर काम नहीं होने की वजह से पिछले आधे साल से मैं बहुत परेशान हूँ और टैक्स नहीं चुका पाया हूँ। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में दावा किया कि वो भारत की सर्वाधिक टैक्स देने वाली अभिनेत्री है, लेकिन पिछले साल वो आधा टैक्स नहीं चुका पाई है। बकौल कंगना ने बताया कि कमाई का 45% ऐसा टैक्स में देती है और काम कम होने के कारण पिछले साल का आधा टैक्स अभी तक नहीं भर पाई है। ऐसा जीवन में पहली बार हुआ है। अर्थात कोरोना के लॉकडाउन से नेता अभिनेता ही नहीं पूरी जनता भी प्रभावित हुई है। इधर केजरीवाल का नाम नटवरलाल न बन जाए। राशन डिलीवरी के मामले में दिल्ली की सीएम से मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी की सांसद है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल अपना नाम नटवरलाल नहीं रखे। केंद्र सरकार से लगातार पत्र लिखकर लोगों को अंधेरे में रखना बंद करें। लेखी ने बताया एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की स्कीम लागू न कर सीएम इस प्रक्रिया में बिचौलिए को लाना चाहते हैं, जो बहुत गलत बात है। हर जगह राजनीति करना अच्छी बात नहीं। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बहुत हास्यास्पद बात कही है कि नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि सरसों के तेल की कीमतें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि थोड़ी महंगाई हल्की सी बढ़ी है, क्योंकि सरकार ने इसमें मिलावट को बंद कर दिया है। अब यह फैसला भारत सरकार को लेना है कि वह देश भर में किसानों को जो फायदा होने वाला है इससे भाव बढ़ने पर किसानों की नजर है और सरकारों की भी नजर है। तो ऐसा लगता है कि सरकार मिलावट जानबूझ के हर चीजों में करती है ताकि उसके रेट कम रहें और उसकी मात्रा बढ़ जाए। कहीं पेट्रोल में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगले समाचार में मुफ्त कोविड-19 की वैक्सीन पीएम को क्यों मिले श्रेय, ऐसी टीकाकरण नीति पर बंगाल के सीएम ने कहा है। डीडी ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर श्रेय लेने में प्रधानमंत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके ऐलान में इतनी देरी क्यों की गई। ममता ने कहा कि यहाँ पर 35,000 करोड़ जनता को वैक्सीन देने के लिए दिए थे 35,000 करोड़ रुपए, वो कहाँ गए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है और इसका श्रेय केंद्र सरकार बतौर मोदी के नाम पर अपना फोटो लगाकर ले रही है। देखा बोमन ईरानी की मां का निधन पर उन्होंने लिखा नींद में शांतिपूर्वक वह दुनिया को छोड़कर चली गई। अभिनेता बोमन ईरानी ने बुधवार को बताया कि उसकी मां जर्दानो ईरानी का 94 वर्ष में निधन हो गया। अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि वह नींद में शांतिपूर्ण ढंग से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरे लिए मेरी मां और मेरे पिता दोनों की भूमिका अदा करती थी। वह कहती थी लोगों को खुश रखो, सुख चाहो तो सुख दो और खुशी चाहते हो तो खुशियां बांटो। शांति विनम्र श्रद्धांजलि हमारे भी। हम पहले उनके लिए ब्लडी इंडियंस कहकर हमें पुकारते थे यूके में और नस्ली भेदभाव का हम शिकार होते थे। फारूक इंजीनियर पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि 1960 के दशक में काउंटी खेलने के लिए जब हम जाते थे तो हमें नस्लवाद का सामना करना पड़ता था और हमें ब्लडी इंडियंस कहते थे लोग। पर IPL में अब पैसों के लिए वो हमारे तलवे चाट रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग जानते हैं कि सूर्यमुख के असली रूप रंग क्या है। ऐसा पाश्चात्य देश की क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रति वो सही ढंग से फारूक इंजीनियर ने बताया। इधर जतिन को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जतिन प्रसाद की बीजेपी शामिल होकर संजय झा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है अगर आपकी प्रेमिका आपको छोड़कर आपके सबसे कड़े प्रतिद्वंदी के साथ चली जाए तो शीशे में देखें, उसे दोष न दें, अर्थात आत्मचिंतन करें। दरअसल प्रसाद उन 23 कांग्रेसी नेताओं के समूह का हिस्सा थे जिन्हें कांग्रेस की सुधार की मांग की थी और इस प्रकार के एक एक करके पाए जो टूटते जा रहे हैं उस पर तंज कसते हुए संजय झा ने कांग्रेस को नसीहत दी है। इधर भारतवासियों से मैं कहना चाहूंगी अपने दुख शब्द व्यक्त करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, शब्द नहीं है। एंजेला जोली ने NDTV से कहा कि मैं भारत के लोगों को निश्चित तौर पर बहुत भारी मन से कहना चाहती हूँ कि भारतवासी जिस पीड़ा और दुख से गुजर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गौरतलब हो कि भारत में कोविड-19 से 3,53,528 लोगों की जो मौत हुई है उससे विश्व के बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपनी अपनी संवेदनाएं अपने अपने व्यक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं। अगले समाचार में पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां ने अपनी शादी के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि निखिल जैन से उनकी शादी वैध नहीं है, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं होता।
नुसरत ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी शादी को लेकर यह बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि हमारी शादी तुर्की के कानून के हिसाब से भी इसलिए भारत में वैध नहीं है। इसके अलावा चूंकि यह दो अलग अलग मजहब के लोगों की शादी थी तो इसे भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दर्ज करवाना सही बात नहीं है। इस प्रकार की नजीर बनाते हुए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं सेलिब्रिटीज। इधर उन्होंने यह भी बताया कि निखिल ने अवैध रूप से मेरे पैसे लिए और उसके परिवार ने मेरी ज्वेलरी रख ली। कारोबारी निखिल जैन से अलगाव को लेकर टीएमसी सांसद नुसरत जैन ने कहा कि जो खुद के अमीर और मेरे द्वारा इस्तेमाल होने के दावा कर रहे हैं वह अलग होने के बाद मेरे बैंक खाते में अवैध रूप से लगातार पैसे निकालते रहे हैं। नुसरत ने बताया कि निखिल के परिवार से उसकी ज्वेलरी समेत संपत्ति को अवैध रूप से अपने पास रख लिया है, अर्थात संपत्ति की लड़ाई भी अब सामने आ रही है। बहुत गलत बात है ये। इधर मेडिकल साइंस ने बताया है सरकार ने कि ऑक्सीजन की लेवल की कमी पता लगाने के लिए हल्की या मध्यम कोविड-19 मरीजों को 6 मिनट की वॉक टेस्ट की सलाह दी जाती है। मरीजों को उंगली में ऑक्सीमीटर लगा करके 6 मिनट तक अपने कमरे में चलना होगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से कम आता है या टेस्ट के बाद दौरान या उसके दौरान ऐसा होता है, अस्वस्थ महसूस होता है, तो उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगले समाचार में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के पहले कांग्रेस के दिग्गज युवा नेता जितिन प्रसाद का भाजपा में शामिल होना भाजपा और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। भाजपा के लिए यह तो बहुत खुशी का बात है कि यह कांग्रेस की गढ़ को तोड़ने में काम रहे। इसके पहले 2010 में काफी सुर्खियों में आए थे जब उनकी राजनीति नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ थी जितिन प्रसाद की, जब उन्होंने मैरिज किया था। इधर भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितिन प्रसाद को अपना छोटा भाई और अनुगामी बताते हुए भाजपा में शामिल होने के उनके निर्णय का स्वागत किया है। सिंधिया ने प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के फैसले का स्वागत करते हुए संवाददाताओं से कहा, मैं बहुत खुश हूं कि वो मेरे छोटे भाई हैं, अर्थात अब हमारी यूनियन बढ़ रही है। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पार्टी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में देश विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा तो सिंधिया जी कहेंगे ही। अगले समाचार में पश्चिम बंगाल के हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच एक भयंकर लड़ाई देखने को मिली। चुनाव के दौरान दोनों पक्षों को खेला हो मेरे का जो जमकर नारा देखने को लगा, अब सही खेला अब आरंभ होने वाला है। चुनाव से पहले बीजेपी की एक जबरदस्त पोल ने टीएमसी के 30 से अधिक नेताओं का पाला बदल लिया था। अब चुनाव होने के बाद ठीक वो जल बिन मछली जैसे तड़प रहे हैं और परिणाम के कुछ दिन बाद ही वो पुनः फिर से अपने जल यानी कि टीएमसी में शामिल होने के लिए काफी तड़प रहे हैं। एक बार फिर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। टीएमसी से भागे हुए कई नेता अपने घर वापसी के लिए लाइन में खड़े हैं, जिसमें बड़े बड़े नेताओं समेत मुकुल राय जैसे लोगों का भी नाम शामिल है। इसको देखकर बीजेपी में भी तड़प बढ़ गई है। अगले समाचार में इंदौर से कोविड संक्रमण के बाद अभी तक ब्लैक फंगस का संक्रमण मरीज के नाक, कान एवं मस्तिष्क को ही प्रभावित कर रहा था। मरीज की इम्यूनिटी कमजोर होने पर संक्रमण अब पेट के आंतों में पहुंच रहा है। इंदौर के चौथराम अस्पताल में पेट रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय जैन के मुताबिक कोविड संक्रमण के बाद मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण ब्लैक फंगस का आक्रमण अब पेट के अंदर तक असर कर रहा है। पिछले 1-2 सप्ताह में ऐसे मरीज मिले जिसके पेट में ब्लैक फंगस का संक्रमण होने की जानकारी मिली है। अगले समाचार में हम बताएंगे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरे संसार पर होता है। हर किसी को इसे अच्छे बुरे प्रभाव देखने और झेलने पड़ते हैं। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही की जाती है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून यानी कल लगेगा। सूर्य ग्रहण कल दोपहर 1:42 से शुरू होने वाला है और शाम को 6:41 समाप्त होगा। खास बात यह है कि यह ग्रहण बड़े आकार होगा और सूर्य के 99% चंद्रमा की छाया में छिप जाएगी। इधर भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस अब नियंत्रण में आ गया है, लेकिन तीसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है एक संक्रमित व्यक्ति की तलाश की जाए और उसे आइसोलेशन में भेजा जाए, उसका इलाज किया जाए। इसके लिए निरंतर अभियान चलाने की जरूरत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय की कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान यह कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब पूरी समाप्ति की ओर है। प्रदेश में कोरोना के प्रकरण अब 500 से नीचे आ गए हैं। इधर राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में कमी आने के बाद अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है। दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया गया है तो भीड़ नजर आ रही है। इस बढ़ती हुई भीड़ को देखकर विशेषज्ञ चिंतित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोर ग्रुप के सदस्य एवं दूसरी लहर के सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का सुझाव देने वाले डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का मानना है कि खतरा भी टला नहीं है, इसलिए थोड़ा एहतियात बरता जाए और तीसरी लहर आने के पहले दूसरी लहर के बीच यानी सीट्स को पूरी तरीके से समाप्त करने के बारे में भी सोचा जाए।
भोपाल से एक नई खबर, एक किन्नर ने मस्जिद में जाकर वहां जाकर अपना वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया, जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी में विशेष चिंता और हंगामा हो गया। मुस्लिम कम्युनिटी ने पुलिस थाने जाकर के इसकी शिकायत की और FIR दर्ज कराया कि इस प्रकार की पवित्र जगह में कोई गाने हंगामे जैसी चीज, किन्नर जैसी चीजों के द्वारा किया जाना घोर आपत्ति का कारक है। पुलिस ने भी इसको संजीदगी से लेते हुए FIR किया। इधर किन्नर ने इस बात की खेद जताते हुए माफी मांग ली है मुस्लिम समुदाय से और कहा है कि उसका मकसद ऐसा नहीं था। अगले समाचार में भारत सरकार को दिया गया आश्वासन ट्विटर के द्वारा कि नए IIT नियमों के पालन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इस प्रकार के भी बीच में मध्यस्थता करते हुए हम बातचीत को अग्रसर रखेंगे ताकि ट्विटर जैसे बहुत बड़े बड़े फॉलोअर समुदाय को हम निराश न कर सकें, क्योंकि शिवसेना के तंज के बाद सरकार भी कुछ ढीली पड़ती नजर आई है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व CM एवं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव पर हमला किया और कहा है, रामदेव कांग्रेस राज्य में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करते एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ढोंगी रामदेव को पहचानने में लोगों ने बहुत देर लगा दी। यह शुरू से ही भाजपा का एजेंट बना हुआ था। यही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि यह जानना आवश्यक है जिस कांग्रेस ने इस बाबा रामदेव को 2 फुट पार्क बनाने के लिए 150 करोड़ रुपए अनुदान दिए थे, ऐसे एहसान को अब रामदेव भूल गए हैं। तो आज का प्रश्न है, कोविड पूछता है कि क्या कांग्रेस को अब ख्याल आ रहा है बाबा रामदेव को घेरने की 150 करोड़ उन्होंने अनुदान के बतौर देके क्या उन्हें पटाने की कोशिश की थी और बाबा रामदेव 150 करोड़ डकारने के बाद क्या उन्हें कम लगी थी राशि जो वह बीजेपी का एक तरफा फैसला लेते हुए कांग्रेस की जड़ में मठा डालने का काम कर रहे हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपके पास सही हो तो मुझे बताओ, वरना वरना मैं नहीं जाऊंगा। जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं मिलेगा मैं पुनः आ जाऊंगा तुम्हारे इस दुनिया में और छाता रहूंगा तुम्हारी दुनिया में आकर। हमेशा हमेशा के लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दो, अन्यथा मैं वापस आ जाऊंगा। मैं पूरी तरीके से नहीं जाऊंगा। हाँ, और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वैक्सीनेशन को तो अति आवश्यक रूप से लगाना होगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। कोविड की इलाज के लिए कोई भी दवाएं आज तक विकसित नहीं हुई है। मैं सारी जनता क्या एक एक लापरवाह करने वाले को लील सकता हूं। मेरे कई दोस्त हैं, फंगस तो अभी मेरे एक अस्त्र हैं, परंतु जिन्होंने मुझे बनाया है वो जानते हैं कि मैं कितना मायावी हूं, कितना म्यूटेंट कर सकता हूं। मेरी कहर से बचने के लिए मुझसे लड़ो नहीं, मुझसे बचो। डॉक्टर्स और सरकार की सलाह मानते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, शुद्धता, सफाई, हाइजीनस और हर प्रकार की वो एहतियात बरतो। आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और योग के द्वारा स्वयं को निरोग रखो। ऑक्सीजन जैसी चीजों का कम होना तुम्हारे गलत खान पान और गलत जीवनचर्या के कारण हुआ है। मैं तो केवल कमजोर करता हूं तुम्हें, बाकी काम मेरे दोस्त यानी तुम्हारे दुश्मन कर देते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक या डिसलाइक या कमेंट नहीं किया है तो सावधान हो जाओ और हमारी इस टीम को आप हौसला अफजाई करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मैं नहीं जाऊंगा